बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, अब चलते हैं हम पीरियोडिक के चलते चलते अपने क्वेश्चन जो हम परपेचुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग से सॉल्व करेंगे। हमें कैसे पता लगा? हमने पेपर में बच्चों सबसे पहले देखनी है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे यही पीरियोडिक और परपेचुअल ही देखेंगे। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमने देखा कैपिटल है, सबसे पहले ईयर एंड देख लेते होते हैं क्योंकि ये तो सबसे बेसिक बात है ना। 31/12/16 ईयर एंड है, तो ईयर स्टार्ट 1/1/16 से है, 1/1/16 से 31/12/16। हमारी जितनी ट्रांजैक्शन इस ईयर के दौरान की हमने बात करनी है, चैप्टर 4 को सॉल्व करते हुए, यानी एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट सॉल्व करते हुए, ये ज़रा ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब हमने देखा तो ट्रायल बैलेंस को देखा 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 देखा, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें ट्रायल के अंदर नज़र आ गया, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें ट्रायल के अंदर नज़र आ गई। ये दो चीज़ें काफ़ी हैं इस चीज़ को बताने के लिए कि क्वेश्चन जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, परपेचुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है। बस इतना ही देखना था। अब हमने इसमें से और कुछ नहीं देखना, अब हमने सिर्फ अपनी एडजस्टमेंट्स को देखना है। हमने अपनी एडजस्टमेंट्स की जो एंट्रीज पास करनी है वो परपेचुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंडर करनी है, बस इतना हमने याद रखना है। हाँ, एक और चीज़ देखते होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, वो क्या है, ये वाली बात कि रुपी किस में गिवन हो, मिलियन में गिवन है। अब हमने अपना, मैंने क्या रूल बताया था कि ट्रायल बैलेंस का मिलियंस में होना इस चीज़ की निशानदी नहीं है कि आपने क्वेश्चन भी मिलियन में उठाना है। हो सकता है कि कभी यहाँ से फिगर जो हमारी एडजस्टमेंट्स हैं उनसे फिगर हमें पूरी उठानी हो, ट्रायल से हमें ज़ीरोज़ वगैरह ऐड करने हो, कभी ऐसा भी हो सकता है। हुआ नहीं है, यूजुअली जो ट्रायल के अंदर होता है वही हमारे फॉर्मेट के अंदर होता है। देखें, हमारा फाइनल अकाउंट का जो फॉर्मेट है जो हमें पेपर में गिवन होगा, रेनबो लाइट्स स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31/12/16 रुपी इन मिलियन। ये रुपी इन मिलियन ने हमें बताया कि हमने जो क्वेश्चन लेना है वो मिलियन में लेके चलना है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर तो मिलियंस गिवन है, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, कहता है RL यूजेस परपेचुअल। लो जी, उसने पागल ने खुद बता दिया, लेकिन हम आई कैप हमेशा इतना पागल नहीं होगा कि खुद बताए। RL uses perpetual inventory method to record its inventory during the physical inventory count. The interesting thing is that physical inventory count. बच्चों ने यहाँ से ये कंफ्यूज नहीं होना कि यार उस्ताद ने तो ये सिखाया था कि इन्वेंट्री काउंट पीरियोडिक मेथड में पीरियड एंड पे होता है। नहीं बच्चों, फिजिकल काउंट किसी में भी हो सकता है, चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो। परपेचुअल में रिकॉन्साइल करने के लिए फिजिकल काउंट करते हैं, और पीरियोडिक में इन एक्चुअल हमें डाटा चाहिए होता है, इस वजह से फिजिकल काउंट करते हैं। तो दोनों में फिजिकल काउंट पॉसिबल है। कैरिड आउट ऑन 31 दिसंबर फॉलोइंग मैटर्स वर नोटेड। जितने मैटर्स भी नोट किए हैं इनकी डबल एंट्री पास नहीं हुई हुई, हमने पास करनी है। इन्वेंट्री शॉर्टेजेस, कहता है इन्वेंट्री शॉर्ट हो गई, कितनी, अमाउंटेड टू 2 मिलियन। हम सिर्फ 2 लेंगे, मिलियंस को इग्नोर करेंगे। विच इज कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल। क्या हुआ बच्चों? नॉर्मल लॉस हुआ। नॉर्मल लॉस अगर आपको याद हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, परपेचुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में नॉर्मल लॉस की एंट्री पास कर दीजिए। हम नॉर्मल लॉस में कहते हैं कि इन्वेंट्री हमारी बिजनेस से चली गई, इन्वेंट्री हमारी बिजनेस से चली गई, तो इन्वेंट्री हमारी क्रेडिट हो गई। उसके बाद हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हैं वो डेबिट हो गई, क्योंकि जब भी इन्वेंट्री डाउन होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होती है। ये चैप्टर इन्वेंट्री वाले में ये रूल लिखवाया हुआ है आपको। कितने से? 2 मिलियन का लॉस था, देखें 2 मिलियन, तो 2 मिलियन से ये वाली एंट्री पास होगी। अब मेरे बच्चों, इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि हर एक एडजस्टमेंट फौरन नहीं लिखनी, रिकॉर्ड नहीं होनी। कोई भी एडजस्टमेंट जो कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंट्री से रिलेटेड हो, इनका अकाउंट बनेगा। ये देखें, हमने परपेचुअल मेथड में पढ़ा था कि एडजस्टेड अकाउंट्स बनते हैं, एडजस्टेड इन्वेंट्री अकाउंट, एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ये एंट्री, इन दोनों में जो भी एंट्रीज हम पास करने जा रहे हैं इनके अंदर शिफ्ट होंगी, और उसके बाद एडजस्टेड क्लोजिंग आएगा। जो इन्वेंट्री का एडजस्टेड क्लोजिंग होगा, जो इन्वेंट्री का एडजस्टेड क्लोजिंग होगा और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का एडजस्टेड क्लोजिंग होगा, पहले से बता रहा हूँ,
इन्वेंट्री का एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का एडजस्टेड क्लोजिंग इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो इन दोनों के अलावा कोई और चीज होगी तो फौरन पोस्ट कर देंगे, इन दोनों की कोई बात होगी तो उसे इसके लेजर में लिख देंगे। तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करते हैं, इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं 2 मिलियन से। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट ये रहा, इन्वेंट्री क्रेडिट 2 मिलियन से। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 2 मिलियन से। एक एंट्री 2 लेजर्स में चली गई। आगे चलते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 15 मिलियन, हम फिर से अपनी अमाउंट कॉमन लेंगे ₹15। गुड्स अमाउंटिंग कॉस्टिंग 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 दिया हुआ है। देखें इसमें बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि कॉस्ट गिवन है या सेलिंग प्राइस गिवन है, क्योंकि जो एंट्री कॉस्ट पे पास होनी है उसे कॉस्ट पे पास करना है, जो सेलिंग प्राइस पे होनी है उसे सेलिंग प्राइस पे करना है। गुड्स कॉस्टिंग 15 मिलियन वर डैमेज्ड इन फायर, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर ऑलवेज रिजल्ट्स इन एन एबनॉर्मल लॉस हैविंग नो सेल्स वैल्यू। इस नो सेल्स वैल्यू का मतलब ये है कि कोई पैसा नहीं मिला, जो नुकसान होगा वो सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इसका ये मतलब था नो सेल्स वैल्यू का। अगर याद हो तो एबनॉर्मल लॉस जब शीट पढ़ाई थी पूरी स्लाइड्स के, तो उसमें समझाया था कि अगर कोई पैसा मिल रहा हो तो वो पैसा हम एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री ₹15 से हम पास करने लगे। तो जब सबसे पहली दफ़ा एबनॉर्मल लॉस हुआ तो एंट्री पास हुई होगी एबनॉर्मल लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से? 15 मिलियन से। उसके बाद ये एबनॉर्मल लॉस शिफ्ट हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ होगा और इन एबनॉर्मल लॉस खुद क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों इन एक्चुअल कोई कहानी नहीं है शिफ्ट करने वाली। शिफ्ट करना इस वजह से सिखाया है कि अगर आपको याद हो तो हम चैप्टर नंबर जो हमारा लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस था, उस लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस के आखिर में क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ते थे, और क्लोजिंग एंट्रीज में हम कहते थे कोई भी चीज़ है वो इनकम ट्रायल बैलेंस में पड़ी होती है, अगर एक्सपेंस डेबिट नेचर का है तो वो इनकम स्टेटमेंट को यानी प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करता है, खुद क्रेडिट हो जाता है। इन द सेम वे एबनॉर्मल लॉस एक लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया, खुद क्रेडिट हो गया 15 मिलियन से। अब क्या इन दोनों एंट्रीज को लिखने की जरूरत है? क्यों नहीं है कि नहीं है? देखें अगर हम यहां पर इसको नेट करें, यानी एबनॉर्मल लॉस और ये वाला एबनॉर्मल लॉस का डेबिट ये इस एबनॉर्मल लॉस के क्रेडिट से कट गया। अब अगर आप मुझे नेट एंट्री बताएं तो नेट एंट्री बचती है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इधर लिख देता हूं नेट एंट्री, इन दोनों की नेट एंट्री बचती है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट होना है ना, ये मैंने क्या कहा था, कोई चीज इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स के अलावा हुई तो उसे फौरन इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में लिखना है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट होना इनकम स्टेटमेंट आइटम है और इन्वेंट्री का क्रेडिट होना इसके लेजर में चला जाएगा। तो अगर हम इसके लेजर में जाके इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं तो इन्वेंट्री किसकी वजह से क्रेडिट हो रही है? नॉर्मल लॉस की वजह से। लॉस से खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कितने से? 15 रुपए से। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया हमने कि हम इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करके आते हैं, इनकम स्टेटमेंट में खर्चा रिकॉर्ड करके आते हैं। चलें अब इनकम स्टेटमेंट में जाके खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। अब नॉर्मल लॉस है ना, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होगा। यहाँ पर रहा हमारे पास एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंसेस की लिस्ट हमने खुद बनानी है जी, पिछले क्वेश्चन में मैंने वैसे ही लिखता रहा हूँ, इसमें खुद बनाते हैं। एबनॉर्मल लॉस सबसे पहली चीज अपीयर हुई हमारे पास। अगर कोई सेल वैल्यू मिल जाती तो यहाँ पर नेट होके आता उतना। अब कितना आ गया एबनॉर्मल लॉस? 15 मिलियन। ये बात थी बच्चों फाइनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को इस तरह लिखने की। आगे चलते हैं। अब हम इस एंट्री को हमने इसकी सारी कहानी समझ ली है, अब आगे चलते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 1 मिलियन, गुड्स कॉस्टिंग ₹1 मिलियन were withdrawn by the owner, withdrawn by the owner, withdrawn by the owner का मतलब ड्राइंग्स हुई for his personal use, ना भी बताता तो पर्सनल यूज था, but no adjustment was made in the books, लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई।
लेकिन 1 मिलियन चीज़ों की कॉस्ट थी, विदड्रॉ कर लिया ऑनर ने विदड्रॉ किया, कोई एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं की, तो हम किसकी बीमारी हैं, हम रिकॉर्ड करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, हम कहेंगे ड्राइंग्स डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट। परपेचुअल में इन्वेंट्री क्रेडिट होती है, कितने से, 1 मिलियन से। अब बच्चों इम्पैक्ट, ड्राइंग्स को डेबिट करके आएंगे बैलेंस शीट में जाके, इन्वेंट्री को हम यहीं पे लिख देते हैं, ये रही इन्वेंट्री का अकाउंट, ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 1 मिलियन से। अब ड्राइंग्स को डेबिट करने जाते हैं, ड्राइंग्स को डेबिट करने गए तो ड्राइंग्स हमारी पड़ी हुई थी यहाँ पर, ड्राइंग्स को हमने डेबिट कर दिया, जो भी क्वेश्चन के अंदर होंगी 1 से और आ गई, प्लस कोई ना कोई और होगी तो लिख देंगे, अभी 1 से डेबिट हो रही थी, डेबिट कर दी। आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं बच्चों, अब आगे चलें, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बच्चों ये लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पर बेची हुई थी, 4 रुपी। 4 का लफ्ज बहुत क्रिटिकल है बच्चों, 4 का लफ्ज, 4 का मतलब 4 के बाद आने वाली जो चीज होती है वो सेलिंग प्राइस होती है। 4 के बाद आने वाली चीज क्या होती है, ये वाली अब फिगर क्या बन गई, सेलिंग प्राइस। इतने की बिकी, वर रिटर्न्ड, अब हमने बेच दी। अब बताओ बिकने की बात करूंगा या वापिस आने की, हम रिटर्न की बात करेंगे। बट हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, लेकिन हमने अभी तक अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं की, वो तो करनी है हमने। दीज गुड्स वर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 40, क्या, कॉस्ट प्लस 40, कॉस्ट प्लस 40। अगर याद हो तो ये रूल मार्कअप मार्जिन में सिखाया था कि इसकी औकात, इसकी अहमियत क्या है मार्कअप मार्जिन के रूल की, कि हमें क्वेश्चन में या सेलिंग प्राइस गिवन होगी या कॉस्ट गिवन होगी। कोई परपेचुअल में एंट्री पास होनी है तो उसको देखना है कि कॉस्ट पे होनी है, सेलिंग प्राइस पे होनी है। इस वक्त वापसी आने की एंट्री है, रिटर्न की एंट्री है, किसकी, सेल्स रिटर्न की। सोल्ड थी ना, बेची थी, तो हमने सेल्स रिटर्न को देखना है। अब अगर मैं कहूँ तो पर चैप्टर नंबर परपेचुअल में हमने इन्वेंट्री में सीखा था कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में सेल्स रिटर्न की 2 एंट्रीज पास होती हैं, एक कॉस्ट पे, एक सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे जो एंट्री पास होती है उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट। ये तो आसान थी ना, 7 मिलियन पे, इसे रिकॉर्ड करो। एक एंट्री कॉस्ट पे होनी है और एक सेलिंग प्राइस पे। पहली एंट्री सेल्स रिटर्न डेबिट सेलिंग प्राइस पे, सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट। कितने से, 7 मिलियन से। लेकिन इस 7 मिलियन की कॉस्ट गिवन नहीं है, हमने मार्कअप मार्जिन का रूल पढ़ा था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। जो गिवन है उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। इस वक्त रूल क्या है, रूल मार्कअप मार्जिन का क्या है, इस वक्त मार्कअप मार्जिन का रूल है कॉस्ट प्लस 40%, कॉस्ट प्लस 40%, कॉस्ट प्लस 40% है तो कॉस्ट 100, कॉस्ट 100 प्लस 40, सेलिंग प्राइस 140। 7 सेलिंग प्राइस गिवन है, जो गिवन है उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। मुझे चीज़ों की कॉस्ट चाहिए तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जी बच्चों, मैंने जब सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 7/140 ज़रब 100। अगर आप लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाले हैं तो देखें, आपके पास आंसर आया होगा इसका 5। अब हमें प्रॉफिट वाली फिगर तो चाहिए ही नहीं, बस कॉस्ट चाहिए थी क्योंकि एंट्री पास करनी थी। तो कॉस्ट के ऊपर एंट्री पास कर दें। क्या एंट्री होती थी, चीज़ें बिजनेस में वापस आती हैं, सेल्स रिटर्न हो तो चीज़ें बिजनेस में वापस आती हैं, वापस आती हैं तो आके इन्वेंट्री को डेबिट कर देती हैं। जब जब इन्वेंट्री डेबिट होती है कौन क्रेडिट होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितने से बच्चों, 5 मिलियन से।
तो ये बच्चों इस एंट्री से हमें क्या पता लगा कि मार्कअप मार्जिन का रूल रिवाइज करना है और याद रखना है कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पे एंट्रीज कैसे पास होती हैं। अब बच्चों ये देखना, याद रखना, अब हम इसका इम्पैक्ट डालने जा रहे हैं। मैंने क्या कहा था, कोई भी बात इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स से आएगी तो उसे उसके अकाउंट में लिख देंगे। लिख के आए पहले, इन्वेंट्री को डेबिट करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करें। इन्वेंट्री को डेबिट करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करें, कितने से? 5 से। इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 5 से। ठीक हो गया बच्चों? अब आगे चलते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। बच्चों अगर याद हो आपको तो इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है अब आगे, सेल्स रिटर्न एंड डेटर। सेल्स रिटर्न इनकम स्टेटमेंट आइटम है, तो ये तो डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी। इनकम स्टेटमेंट में जाके सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड हो जाएंगी। लेकिन अगर याद हो तो डेटर एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ अलाउंस जुड़ी हुई है। डेटर के साथ कौन जुड़ा हुआ है? यार अलाउंस लिखा तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। डेटर एक ऐसी चीज़ है, इसके साथ अलाउंस जुड़ी है, इसके साथ अलाउंस जुड़ी है और हम ऑलरेडी एडजस्टेड डेटर लेजर बनाते हैं। एडजस्टेड डेटर अकाउंट बनाते हैं। तो अगर हम एडजस्टेड डेटर अकाउंट बनाते हैं तो फिर हम क्यों इसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखें? हम इसे एडजस्टेड डेटर के अकाउंट में लिखेंगे। एंट्री पास करेंगे सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, क्योंकि इसके साथ अलाउंस की कैलकुलेशन जुड़ी होती है। हाँ, अगर अलाउंस की कैलकुलेशन ना हो तो फिर तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यकीनन अलाउंस की कैलकुलेशन जुड़ी होगी। तो एडजस्टेड डेटर अकाउंट में हमने देखा सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट हो रहे थे 7 मिलियन से। लेकिन हमने इसको तो रिकॉर्ड कर लिया। अब जब ये इसका एडजस्टेड सीडी आएगा ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, लेकिन हमने सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया। चले आए सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने चलते हैं। सेल्स रिटर्न 7 मिलियन की हैं। अब हमने इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में देखा तो रेवेन्यू पड़ा था, इस रेवेन्यू के साथ इसकी ब्रेकअप में गए तो सेल्स रिटर्न पड़ी थी। जो भी क्वेश्चन में होंगी अभी मुझे कितने की आइडेंटिफाई हुई हैं? 7 मिलियन से डेबिट हुई हैं। चलो 7 मिलियन से जो आएगा वो देखी जाएगी। अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने देखो बड़ा आसान सा फाइनल अकाउंट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कोई एंट्री होती है उसका फौरन इम्पैक्ट जहाँ पे जाना होता है वो डाल देते हैं। मुझे कैसे पता लगा ये यहाँ पे जानी है चीज़ें? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। आप लोगों को कैसे पता चलेगा? जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको भी पता चल जाएगा। तो कोई मुश्किल कहानी नहीं है। ऐसा नहीं है आपको कि जो है ना वो दिमाग ख़राब हो जाए। दिमाग ख़राब नहीं होगा, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें मज़ीद आगे इम्प्रूव हो जाएंगी। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, चीज़ें उधार पर बेची। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, चीज़ें उधार पर बेची। तो ये थी हमारे पास क्या? सेल्स, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? डेटा डेबिट सेल्स क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 5%, ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा अप्लाई होती है। वर रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट ऑफ 20 मिलियन। हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया है 20 मिलियन पे, और 20 मिलियन क्या है? ये एक ग्रॉस अमाउंट है। ये क्या है? ग्रॉस अमाउंट है। अब हमने गलती की है, गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? आ जाए गलती को ठीक करते हैं। जी बच्चों, हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी एंट्री डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। किसकी? क्रेडिट सेल्स की एंट्री। हमने रिकॉर्ड भी यही की है, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन हम पागलों ने एंट्री रिकॉर्ड कर दी है 20 मिलियन पे। ये रॉन्ग में हमने किया है, ये रॉन्ग में हमने किया है बच्चों। ये हमने क्या किया है? ये हमने बच्चों रॉन्ग में किया है। हमने ओरिजिनल में क्या करना चाहिए था ये अब हमें पता चलेगा। हमें ओरिजिनल में क्या करना चाहिए था ये अब हमें पता चलेगा। कैसे पता चलेगा बच्चों? उसने कहा कि 20 ग्रॉस अमाउंट है। अगर आपको याद हो तो ग्रॉस और उसमें से माइनस करते थे किस तरह? आए एडजस्टमेंट के पास आ जाएं। ये देखें
गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% वर रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट। अगर याद हो तो हम करते थे फाइनल अकाउंट के, सॉरी अपने बेसिक टॉपिक्स में हम कहते थे लिस्ट प्राइस होगी कोई ना कोई, इस लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर हमारे पास एग्रीड वैल्यू आएगी, फिर हम कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर हमारे पास नेट वैल्यू आएगी। हमने ये कहा था अगर क्वेश्चन में डाटा ही सिर्फ अब इतना गिवन है कि सिर्फ कैश डिस्काउंट की बात ही नहीं है, तो बच्चों याद रखना ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है हर वो चीज जिसमें से कुछ माइनस होना बाकी हो। जब हम क्वेश्चन इतना करते थे, इतने वाला इतना करते थे, तो हम इसे ग्रॉस बोलते थे, इसे नेट बोलते थे। आज हमने क्वेश्चन इतना करना है, तो ये हमारी ग्रॉस हो गई, ये हमारी नेट हो गई। ग्रॉस क्या होता है? जिसमें से कुछ माइनस होना बाकी हो। तो लिस्ट प्राइस चीजों की कितनी थी ग्रॉस पे? 20। ट्रेड डिस्काउंट 5% कितना बना? 20 का 5% 1 बना। हमें एग्रीड वैल्यू कितनी मिली? 19। कैश डिस्काउंट का कोई तस्करा नहीं है, तो 20 पे रिकॉर्ड कर दिया, 19 पे करना चाहिए था। ये था बच्चों कॉन्सेप्ट। मैंने ग्रॉस को इतना एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे, यार ग्रॉस तो ये होती है, ये वाली बात और नेट ये होता है। तो बच्चों ग्रॉस का मतलब होता है वो चीज जिसमें से कुछ माइनस होना बाकी हो। अगर स्टोरी इतनी है, अगर स्टोरी इतनी है, एक मिनट बच्चों आप लोग कंफ्यूज ना हो, हम ये वाली लाइन इस तरह सेपरेट कर देते हैं। अगर स्टोरी ऊपर वाली है तो उसमें ग्रॉस ये है, नेट ये है। अब 20 पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, 19 पे रिकॉर्ड, सॉरी 19 पे करना चाहिए था, 20 पे हमने कर दिया। तो डाटा डेबिट सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था 19 मिलियन से, हमने कर दिया 20 मिलियन से। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम जालिम को छोड़ेंगे नहीं, मजलूम का साथ देंगे। डेटर 20 पे रिकॉर्डेड है, इसको कम करके 19 पे लाना है, तो डेटर को क्रेडिट कर देंगे 1 से और सेल्स को डेबिट कर देंगे 1 से। अगर सेल्स 1 से डेबिट हो जाएं तो 19 पे चली जाएंगी, ये डेटर क्रेडिट हो जाए तो 19 पे चला जाएगा। तो अब हमारा ये वाली रेक्टिफाइंग एंट्री को हम अपनी ज़िंदगी में आगे लेके चलेंगे। इसकी एंट्री की पोस्ट करते हैं। सेल्स का क्रेडिट होना बच्चों क्या है? इनकम स्टेटमेंट आइटम। सेल्स का डेबिट होना, सॉरी इनकम स्टेटमेंट आइटम। इनकम स्टेटमेंट आइटम है, जाएगी और जाके सेल्स को डेबिट करेगी। सेल्स को डेबिट करने का मतलब सेल्स को कम करेगी। ये बात बहुत जरूरी थी, यहाँ पे ध्यान से याद रखना है। सेल्स को कम करेगी। डेटर का क्रेडिट होना तो एडजस्टेड डेटर में चला जाएगा ना। डेटर को क्रेडिट कर दें बच्चों, ये लो सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट, कितने से? 1 मिलियन से। अब हम चलते हैं वापस अपने सोल्यूशन में और जाके सेल्स को डेबिट करके आते हैं। सेल्स में डेबिट किया तो ये हमारे क्वेश्चन में कोई ना कोई सेल्स पड़ी होंगी, उसमें से माइनस, जब वो लिखेंगे ट्रायल को देख के तब लिखेंगे, उसमें से 1 रुपए माइनस करते, जो भी आएंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, उसको तब की बात तब देखेंगे। बच्चों अगर आप फाइनल अकाउंट इस पैटर्न पे लेके चलें तो आपकी कभी गलती नहीं हो सकती, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह से डर के कह रहा हूँ कि आपकी गलती नहीं होगी। नवीद साहब का डायलॉग बोल लेते हैं, अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, माँ बाप की दुआओं से कह रहा हूँ, इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। चलेंगे अब हम आगे चलें। ₹2 मिलियन, कितना? ₹2 मिलियन वर रिकवर्ड, ये रिकवर हुआ इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ओल्ड बैलेंस था कितने का? 3 मिलियन का। बच्चों देखो जो चीज चाहिए उसको हाईलाइट कर रहे हैं हम येलो से। क्या 3 मिलियन हमें चाहिए? नहीं यार ये नहीं चाहिए, ये तो पिछले सालों में राइट ऑफ किया था, इसकी जरूरत है नहीं। जरूरत किसकी है? जो रिकवर हुआ है, वर रिकवर्ड। तो हमने रिकवर्ड वाली बात देखनी है। रिकवर्ड 2 मिलियन हुआ है तो हमारे लिए रेलिवेंट भी 2 मिलियन है। बाकी 1 मिलियन को खाते में पिछले सालों में गया हुआ है तो गया रहे, उसकी टेंशन नहीं है। 2 मिलियन रिकवर हुआ है, तो ये जो 2 मिलियन रिकवर हुआ है ये तो इंपॉर्टेंट है। कहता है द अमाउंट रिकवर्ड वाज क्रेडिटेड टू। बच्चों याद रखना है, जब भी गलती होती है तो गलती में ये बात बताया होता है, क्रेडिटेड टू। टू 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 इज अ कीवर्ड। टू ट्रेड डेटर्स अकाउंट, हमने डेटर में क्रेडिट किया हुआ है। करना क्या चाहिए था? कर क्या दिया?
ये बात ही है यहाँ पे। करना चाहिए था, एंट्री पास करनी चाहिए थी कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। क्या एंट्री पास करनी चाहिए थी? कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। बच्चों कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो। बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? दसो जी 2 मिलियन से। हमने क्या किया? कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट 2 मिलियन से। तो बच्चों हमने तो गलती कर दी ना। अब जो कैश सही है उसको तो नहीं छेड़ेंगे, लेकिन डेटर क्रेडिट गलत हुआ है तो डेटर को डेबिट कर देंगे, और बैड डेट एक्सपेंस को जो नहीं हुआ उसे क्रेडिट कर देंगे। अब हम इस गलती का इम्पैक्ट लेके जाते हैं अपने लेजर्स में, क्योंकि इनके लेजर्स बनने हैं। तो डेटर डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। डेटर को डेबिट कर दें 2 से और बैड डेट को क्रेडिट कर दें। इधर आ जाएं। डेटर डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट है। क्या है बच्चों? डेटर डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। तो अब अगर हम एडजस्टेड डेटर में सॉरी बैड डेट एक्सपेंस में देखें तो एक चीज और आ जाएगी, नवी चीज आएगी। यहाँ पे कैश डेबिट होता था, आज क्या आएगा? डेटर डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से? 2 मिलियन से। तो ये था बच्चों हमारी स्टोरी किस एडजस्टमेंट की, किस एक एडजस्टमेंट की। अब अगर हमने अपना अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट देखें, तो उसमें हमें कोई और चीज़ नहीं मिल रही डेटर वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे रेंट वगैरह है, यहाँ पे इक्विपमेंट है। तो इसका मतलब आखिरी लाइन पढ़ने का टाइम आ गया। क्या? RL मेंटेन्स अलाउंस ऑफ डाउटफुल डेट एट 3% ऑफ ईयर एंड रिसीवेबल्स एट 3% ऑफ ईयर एंड बैलेंस। और जालिमो ईयर एंड बैलेंस तो दिखाओ कितना था। हमने जब ईयर एंड बैलेंस देखा तो हमारे पास यहाँ पर ईयर एंड बैलेंस नजर आ रहा होगा कहीं ना कहीं ट्रेड डेटर्स का, वो ये रहा। ट्रेड डेटर्स कितने के? 400 के। ये तो अनएडजस्टेड होते हैं जो ट्रायल में गिवन होते हैं। तो ट्रायल में जो डेटर्स थे वो अनएडजस्टेड थे, ये रहे 400। कितने? 400। क्लोजिंग बैलेंस निकालें। 400 402 402 402 में से 8 माइनस कर दें। कितना माइनस कर दें बच्चों? 8। तो आपका आंसर आ जाएगा, मेरा ख्याल है 394। एडजस्टेड सीडी कितना आ जाएगा? 394। अब बच्चों ये एडजस्टेड सीडी कहाँ की आइटम बन गई है? ये एडजस्टेड सीडी बैलेंस शीट आइटम अब बन गई है, रेडी हो गई है 394। अब अगर आगे चलें तो अलाउंस की बात करते होते हैं। उसने कहा अलाउंस का सीडी आएगा कितने परसेंट पे कैलकुलेट करके? एट 3% ऑफ ईयर एंड बैलेंस। कितने परसेंट पे? 3% ऑफ ईयर एंड बैलेंस। तो 394 का 3% ले लेंगे, हमारे पास अलाउंस आ जाएगी 394 का 3%। अब बच्चों हमने 394 का 3% अगर कैलकुलेट किया तो हमारे पास फिगर बन गई 11.82। 11.82 रुपी मिलियंस में है ना, इस वजह से मैंने राउंड ऑफ नहीं किया। 11.82। अब अगर मैं चलूं कहाँ पर? अपनी अलाउंस की बीडी के लिए। अब हमने दो चीजें लेके आनी है बच्चों, एक ट्रायल से लेके आने हैं एडजस्टेड बैड डेट एक्सपेंस अगर हैं तो, और एक हमने इसका बीडी लेके आना है। आ जाए, ये लें जी, ये पड़ा है। सबसे पहले कैपिटल ड्राइंग फिक्स एसेट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पर आ गई अलाउंस कितनी? 12। इसको उठा लें। चलते चलते देखें एडवांस क्रेडिटर अक्रूवल बैड डेट एक्सपेंस 20 के पड़े, ये उठा लें। तो अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस 12 है और अनएडजस्टेड बैड डेट एक्सपेंस 20 है। अलाउंस का ओपनिंग है 12 और अनएडजस्टेड बैड डेट एक्सपेंस कितने हैं? 20। ये हमारा ट्रायल से डाटा आ गया। अब हमने खुद ही चीज़ों को जल्दी से ठीक करना है। देखें 12 से 11.82 पे डिक्रीज आया कितने का? 0.18 का। ये डिक्रीज चला जाएगा बैड डेट एक्सपेंस के लेजर में। अलाउंस डेबिट हो जाएगी, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 0.18 से। बच्चों हमने पूरा क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली रीड कर लिया, तो हमें ईयर एंड पे कोई डेटर हमें नजर नहीं आया तो इसको गोली कराएं। बैड डेबिट डेटर क्रेडिट कुछ नहीं हुआ, तो एडजस्टेड सीडी हमारे पास कितना आ गया? 20। 20 में से 2.18 गए तो 17.82 आंसर आ गया हमारा। ये भी हमारे पास कौन सी फिगर आ गई? एक इनकम स्टेटमेंट फिगर आ गई।
उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये वाली आइटम भी हमारी बैलेंस शीट आइटम है। ओहो बच्चों, ये वाली आइटम भी हमारी कौन सी आइटम है? बैलेंस शीट आइटम। तो इन दोनों ने आपस में नेट होना है, इनको नेट कर देते हैं और इसको इनकम स्टेटमेंट में लिख देते हैं। तो हमारा काम ये वाला सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये वाली सारी एंट्रीज तो पोस्ट कर चुके हैं, ये वाली एंट्रीज पोस्ट करनी है। तो बच्चों अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके 394 में से 11.82 निकालेंगे और एडजस्टेड सीडी में ये जो बैड डेट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में हमने लिखना है, इसको सेलिंग एक्सपेंस में लिख के आएंगे। यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट पूरी हो जाएगी। चलें सबसे पहले सेलिंग एक्सपेंस लिखते हैं 17.82। सेलिंग एक्सपेंस कितना? बैड डेट एक्सपेंस 17.82। अब हम चलेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स पड़े हैं, इसमें से अलाउंस हमने माइनस करनी है। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स हमारे आए 394, इसमें से अलाउंस का सीडी आया 11.82, इसी का 3% आया। लें जी, ये हमारी एडजस्टमेंट बच्चों कंप्लीट हो गई। किसकी? बैड डेट की एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई हमारी। अब हमने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। ज़रा आप क्वेश्चन पढ़ें और फिर हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। ये लीजिए, अब आगे हम यहाँ पे माइसेलेनियस इनकम चैप्टर 4 की स्टोरी पे। माइसेलेनियस इनकम में शामिल है बच्चों। माइसेलेनियस इनकम कौन सी होती है? बची खुची इनकम। माइसेलेनियस इनकम में शामिल है ₹12। अच्छा, ये माइसेलेनियस इनकम माइसेलेनियस इनकम कहाँ पे पड़ी होगी? हमारे पास ट्रायल बैलेंस में पड़ी होगी। ये देखिए माइसेलेनियस इनकम पड़ी है 45 की। कहता है इसमें शामिल है कितने? 12 मिलियन। तो हमारे लिए रेलिवेंट अमाउंट 12 मिलियन है, ठीक है। वो तो अनरजिस्टर्ड है ना 45। हमारे लिए रेलिवेंट कौन सी है? और हमने इनकम के रिलेटेड एक बात पढ़ी थी कि ट्रायल में जो इनकम होती है वो रिसीव्ड होती है। तो उसमें 12 मिलियन ऐसे रिसीव किए हमने जो एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। 12 महीने का, एक्सपायरिंग ऑन 30 अप्रैल 2017, जो कि एक्सपायर हो रहा है 30 अप्रैल 2017 को। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ईयर भी है, हमारे पास अकाउंटिंग ईयर भी है। हमने वहां से अपनी अमाउंट लानी है जो रिसीवेबल होगी या इन एडवांस होगी। हमने 30 अप्रैल 17 तक के पैसे लिए हुए हैं और हमारा ईयर एंड 2016 था, तो हमने ऑब्वियसली इन एडवांस लिया हुआ है 4 महीनों का। तो क्वेश्चन डायरेक्टली बता रहा है, लेकिन हम ठहरे जिद्दी। हम जरा फॉर्मेट को देखते हैं। क्या अकाउंटिंग ईयर है 1/1/16 से 31/12/16 और कॉन्ट्रैक्ट ईयर एंड हो रहा है 30/4/17 पे, ये एंड है। तो ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ होगा कब? 12 महीने पहले 1/5/16 से। यहां से लेके यहां तक का पोर्शन हम अर्न भी कर चुके एंड रिसीव भी कर चुके। अर्नड एंड रिसीव्ड, तो इसकी तो कोई स्टोरी नहीं है। ये तो उस जो ट्रायल में 45 मिलियन पड़ा है उसमें शामिल है। पॉइंट इसका है कि 12 मिलियन का टोटल कॉन्ट्रैक्ट था, 12 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट था, 4 महीनों के पैसे आपने एडवांस में ले लिए हैं। तो हम इसमें से हमारे लिए रेलिवेंट अमाउंट 4 है। ये हमने क्या ले लिया? इनकम इन एडवांस। अब इनकम इन एडवांस के लिए देखें तो माइसलेनियस इनकम का अकाउंट बना लेते हैं। क्लोजिंग में इन एडवांस हमारे पास 4 मिलियन आ गई, ट्रायल में 45 पड़ी थी, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 41 चली गई। चीजें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रिप में खुद ही आ जाएंगी। ये प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट आइटम, ये इनकम इन एडवांस बैलेंस शीट आइटम। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगी? करंट लायबिलिटीज में। अब बच्चों ये मैं एंट्री ये वाली थी कि इनकम इन एडवांस की एंट्री पास कर दो। इनकम इन एडवांस की एंट्री होती है बच्चों इनकम डेबिट, इनकम इन एडवांस क्रेडिट। लेकिन चूंकि हम इनकम और डेको भी डेबिट कर चुके हैं, कम कर चुके हैं, और एडवांस को भी क्रेडिट कर चुके हैं, तो इस एंट्री की कोई औकात वैसे कोई थी नहीं हमारे पास, क्योंकि इसके दोनों इम्पैक्ट यहाँ पर आके इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की वैल्यू आ चुकी है। जब लेजर बनाते हैं ना तब एंट्री की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, और एंट्री लेके चलनी है तो फिर लेजर की खत्म कर दो। 41 और 4
आए पोस्ट करके आते हैं। माइसलेनियस इनकम 41 है और हमारे पास इनकम इन एडवांस 4 है। इनकम इन एडवांस पहले लिख लेते हैं, ये लिखें यहाँ पे आ गई ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में इनकम इन एडवांस आ गई हमारे पास 4, कोई और आइटम आएगी तो लिखेंगे। और इधर से हमारे पास अदर इनकम आ गई। अदर इनकम में हमारे पास आ गया माइसलेनियस इनकम, तो इसको अदर इनकम के हेड में लिख देते हैं यहाँ पे। कितना बच्चों? 41 प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर थी। चलें जी आगे चलते हैं। एनुअल रेंट अमाउंटिंग टू ₹24 कहता है एनुअल रेंट है, रेंट एक्सपेंस आ गया, चैप्टर 4 आ गया माशाल्लाह से। फिर से एनुअल रेंट है अमाउंटिंग टू ₹24 was paid in advance, कहता है इन एडवांस पे किया हमने, was paid in advance on अक्टूबर 2016। कौन सा? एनुअल। एनुअल तो 12 महीनों का था और हमने उसे चार्ज कर दिया एज एन एक्सपेंस, हमने उसे एक्सपेंस के तौर पे लिख दिया। तो बच्चों ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ऑलरेडी ट्रायल में देखें रेंट एक्सपेंस कहीं ना कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब अगर रेंट एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ तो ये ऑलरेडी किस में शामिल होगा? एडमिन एक्सपेंस में। रेंट एक्सपेंस कहाँ पे जाता है? एडमिन एक्सपेंस में। तो क्वेश्चन में कहीं रेंट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट अलहदा से नहीं लिखी हुई, तो हमने कहाँ पर लिखना है इसे? एडमिन एक्सपेंस में। तो एडमिन एक्सपेंस कितने हैं टोटल? 146 के। इस 146 में शामिल होंगे कौन से? इस 146 में शामिल होंगे ये वाला एडमिन एक्सपेंस भी शामिल होगा, मतलब ये जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है ये भी शामिल होगा। अब हमने इसमें से एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना था? अक्टूबर 2016 से 31/12/16 तक का एक्सपेंस, बाकी सारा प्रीपेड आना था। तो अब हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है तो एक प्रीपेड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि जब एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड हुआ हो तो हमें प्रीपेड रिकॉर्ड करना होता है, और अगर प्रीपेड रिकॉर्ड किया हो तो ड्यूरिंग द ईयर के बाद एंड पे आके एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होता है। ये देखें अकाउंटिंग ईयर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ईयर, अकाउंटिंग ईयर 1/1/16 से 31/12/16, लेकिन 1/10/16 से जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है वो एंड होगा 12 महीनों बाद यानी 30/9/17 पे। और अब हमारे पास इतना जो ईयर है इसको हमने एक्सपेंस कहा और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कहाँ पर? रिकॉर्डेड, ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन एडमिन एक्सपेंस। तो ये तो ऑलरेडी एडमिन एक्सपेंस में लिखा हुआ है, लेकिन ये पोर्शन प्रीपेड रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है? आई थिंक बच्चों देखो मेरा ख्याल है 24 मिलियन की अमाउंट है ना, हाँ 24। तो 24 एनुअल कॉन्ट्रैक्ट 12 महीनों का, और कितने महीने? उंगलियों पे काउंट करो, आई थिंक 9 महीने। 12 यानी यकम इससे लेके तो पूरे 9 महीने बनते हैं ना, ये देखें 3 30/9/17 तक 9 मंथ। 24/12 12 तो 24, 2 9 18 मिलियन। अब ये जो 18 मिलियन था ये क्या था? प्रीपेड। अगर इसकी एंट्री पास करूं तो एंट्री बनती है प्रीपेड रेंट डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, जो कि एक एडमिन एक्सपेंस अब है। तो रेंट एक्सपेंस लिखो या एडमिन एक्सपेंस लिख दो। अब बच्चों देखो बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, आज हमारे पास अगर हम लेजर ना बनाएं, लेजर क्यों ना बनाएं, कोई मर्जी है बना लो कोई मसला नहीं है, बनेगा। हम क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि रेंट एक्सपेंस का सेपरेट हेड नहीं है और उसका कोई भी वहां पर कैश पेड वगैरह नहीं लिखा हुआ। तो अगर तो इसे एडमिन लेजर बना के चलना है तो लेजर बना के चल लो, नहीं लेजर बना के चलना तो वैसे चल लो। कैसे चलोगे फिर बताओ? दोनों मेथड सिखा देता हूँ चलो। प्रीपेड रेंट, ये तो डायरेक्ट बैलेंस शीट आइटम है ना, इसको तो छोड़ दो, ये बैलेंस शीट में प्री पेमेंट्स में चला गया। अब अगर तो रेंट एक्सपेंस क्रेडिट करना है तो एडमिन एक्सपेंस को जाके माइनस कर दो। कितने से? माइनस द एडमिन, क्योंकि एक्सपेंस एक डेबिट आइटम है, कम हो रही है तो उसे क्रेडिट कर दो। एक तो ये रूल है। कितने से बच्चों? 18 मिलियन से। आओ ये देखो
सबसे पहले प्री पेमेंट रिकॉर्ड करो, कितने की, 18 की, कोई और भी आ सकती है ना इसलिए 18 लिख रहा हूँ। इधर आ जाए, ये एडमिन एक्सपेंसेस हैं। हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन हम लिखें रेंट एक्सपेंस की हेडिंग बनाएं, तो हम इसमें से माइनस कर दें 18। एक तो ये ऑप्शन था, और कौन सा ऑप्शन था, हम लिखें एडमिन एक्सपेंस टोटल, ट्रायल में कितना था 146, 18 माइनस हो गया, जो जवाब आएगा वो लिखते हैं। एक ही आइटम लेके चलेंगे, एक ही बात लेके चलेंगे, दो चीजें नहीं करेंगे। ये देखें हमारे पास 18 का हमने क्रेडिट किया है, और एडमिन एक्सपेंस ट्रायल में हमारे पास पड़े हुए हैं 146, तो ये कैश है। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, यहाँ तो इसको पूरा को एडमिन एक्सपेंस ट्रीट करो और इसका एक लेजर बना लो, वो भी बन सकता था। मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैंने डायरेक्ट भी सिखाना था। एडमिन एक्सपेंस कैश कितना पड़ा ट्रायल में 146, मेरे पास रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हुआ, सीडी कितना प्रीपेड आया 18, तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना बन गया। हाय अल्लाह जी, ओ जालिमो बता दो, 146 माइनस 18, 128। तो यहाँ तो मैं 128 इनकम स्टेटमेंट में लिख देता डायरेक्ट, यहाँ मैं क्या करता, लिखता एडमिन एज इन ट्रायल कितने थे 146, 18 उसमें से माइनस हो गए, तो फिर भी पीछे क्या बचा, वही 126 रुपए। तो अब इसमें से दोनों में से जो भी लेके चलना चाहे चल सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि आपको इस 18 की समझ आ गई है कि ये 18 कहाँ से आया। ठीक हो गया बच्चों, दोनों में से कोई भी मेथड लेके चल सकते हैं। अगर 18 माइनस करेंगे तो जब ट्रायल की फिगर्स लिखने लगेंगे तब 126 को, इस 146 को पूरा लिख देंगे, तो 146 मारे 18 इस टोटल करते हुए नेट हो जाएंगे। उम्मीद है मुझे समझ आ गई होगी, मैंने बहुत टाइम लगा लिया इस एडजस्टमेंट पे, लेकिन इंशाल्लाह बात पक्की समझाऊंगा, टाइम जितना मर्जी लग जाए, बात पक्की समझाऊंगा। बैलेंस शीट में भी लिख दी और इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर भी उसमें लिख दी। अब बच्चों हमारे पास आखिरी एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन की वो देखते हैं। एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 8 मिलियन, इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी 8 मिलियन, 8 मिलियन चीजों की कॉस्ट थी, इक्विपमेंट की कॉस्ट थी केसेट की, वॉज परचेज्ड ऑन 1 सितंबर 2018, 1/9 को खरीदा, अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट का मतलब है ऑलरेडी जो ट्रायल में एडवांसेस पड़े हुए हैं ना, उन ट्रायल की में से जो देखो एडवांसेस पड़े हैं, यस पड़े हैं बच्चों, ट्रायल में कितने एडवांसेस पड़े हैं 45 के, इस 45 में से पेमेंट हुई है कितनी 8 मिलियन की। देयर वाज नो एंट्री ऑफ बाइंग, कोई इक्विपमेंट की एंट्री पास नहीं की, और डेप्रिसिएशन 15% पर एनम है फ्रॉम द मंथ ऑफ एडिशन टू द मंथ प्रायर टू डिस्पोजल यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ये तो एडिशन है। पहले इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस देखें, ये लें फिक्स एसेट्स की कॉस्ट और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 270 और 150, 270 और 150, 270 150, 270 150 आ गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, एडिशन रिकॉर्ड करनी है। एडिशन कब हुई है 1 सितंबर 16 को, यानी 1/9/16 को, 1/9/16 को 8 मिलियन का एसेट, 8 ही है ना बच्चों जी, 8 मिलियन, 8 मिलियन का एसेट बिजनेस में आया 1/9/16 को, 8 मिलियन का एसेट आया, तो ये 278 हो गया, 278। अब हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। एंट्री पास करें पहले बच्चों, एंट्री नहीं भूलनी हमने इंशाल्लाह। इक्विपमेंट डेबिट, और इक्विपमेंट किस में जाएगा, फिक्स एसेट्स में डायरेक्ट चला जाएगा, क्योंकि उसने फिक्स एसेट लिखे हुए हैं। और हमारे पास एडवांस या प्री पेमेंट क्रेडिट, एडवांसेस क्रेडिट, ट्रायल में एडवांसेस पड़े हुए हैं कितने 8 से, एडवांसेस को क्रेडिट नहीं किया हमने, तो याद रखें दो ऑप्शन वही, लेजर बना के चलना है लेजर बना लें, नहीं लेजर बनाना तो डायरेक्ट वहां पर लिख लें।
अगर एडवांसेस का लेजर बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम कहेंगे अनएडजस्टेड ट्रायल में देखें कितने पड़े हुए हैं, फिर उसमें से हम फिक्स एसेट्स डेबिट करेंगे, एडवांसेस को क्रेडिट करेंगे कितने से, 8 से, फिर हमारे पास एडजस्टेड सीडी आ जाएगा। चलें इसको ख़त्म करें पहले, अब मैंने पंगा ला लिया इसका। एडवांसेस कितने पड़े हैं, 45 मिलियन, ये देखें। तो एडवांसेस टोटल पड़े हैं 45 में से 8 गए तो 37 बचा, ये एडजस्टेड सीडी आ गया। अब ये हमारे पास एडजस्टेड सीडी आ गया। अब हमने इसका फिक्स एसेट्स की भी रिकॉर्डिंग कर दी है, तो एंट्री हमारे पास पूरी की पूरी रिकॉर्ड होगी। एंट्री रिकॉर्ड हो जाए ना तो समझें आप सुकून में है, क्योंकि इसका जो एडजस्टेड सीडी आपके पास आया है ये बैलेंस शीट आइटम है, इसको बैलेंस शीट में लेके जाना है हमने 37 को। इधर से हमारे पास ये बैलेंस शीट आइटम आ गई 278, ये भी हमारे पास बैलेंस शीट आइटम है, लेकिन ये माशाल्लाह अभी नेट नहीं हुई। तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अगर एक्सपेंस कैलकुलेट करना है हमने, तो फिर उसको हम किस तरह लेके चलेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन ये होता है बच्चों, ओपनिंग WDV लेनी होती है, कॉस्ट माइनस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेखें ओपनिंग कितनी है, 270 में से 150 माइनस की है, डेप्रिसिएशन रेट कितना था। एक तो फिगर्स बड़ी जल्दी भूल जाती हैं यार, 15%। 15% ये आ गया, ज़रब हमारे पास आ गया 12/12, लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। अब हमारे पास 270 में से हमने 150 माइनस किए और हमने मल्टीप्लाई किया कितना, 12/12, तो बच्चों आंसर आ गया हमारे पास कितना, 18 आंसर आ गया यहाँ से। उसके बाद एडिशन हुई हमारे पास कब, 1, 9, 16 और 8 रुपए की एडिशन है, 1, 9, 16, 8 रुपए की एडिशन है। कॉस्ट के ऊपर लगना है 15%, मल्टीप्लाई बाय हमने फ्रैक्शन लगानी है 1, 9, 10, 11 और 12, तो 4/12 की फ्रैक्शन लगाई, इतना आ गया बच्चों 0.5। 18 जमा 0.5, 18.5 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 18.5 से 18.5 इनकम स्टेटमेंट में जाके चार्ज हो जाएगा इस साल का फॉर द ईयर, और यहाँ पर 18.5 आया, 150 और 18.5 168.5 आया, 168.5। ये बैलेंस शीट की आइटम्स आपस में नेट हो जाएंगी। ये प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। आए लिख के आते हैं, हमारे पास बैलेंस शीट की आइटम्स अब हैं 278 माइनस 168.5 और ये एडवांसेस का भी 37। 3 फिगर हमने याद रखनी है, 278 168.5, 278 168.5। डेप्रिसिएशन भी थी 18.5, वो भी याद है, चलो लिख दो, इधर लिख दूं बच्चों, डेप्रिसिएशन 18.5 इस साल की आ गई फॉर द ईयर। और हम एसेट्स में गए तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए 278, मैंने ब्रेकअप करके लिखा हुआ है अब, तो 278 माइनस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस हमारा आया था 168 भूल गया ना, 168.5, तो 168.5 हमारे पास ये आ गया 168.5, 278। बच्चों इसमें मुझे शक हो रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट दोबारा देखना। ये वाली कैलकुलेशन 8 ज़रब 15% ज़रब 4/12, 8 ज़रब 15% ज़रब 4 डिवाइडेड बाय 12, यार ये 0.4 आती है, 1 पॉइंट का भी फर्क हमने नहीं डालना, एवं बाद में जाके मेरी बैलेंस शीट में 0.1 का डिफरेंस हुआ तो आपने कहना अहमद ने सवाल सही सॉल्व नहीं किया। 18.4
लंबाई कम पे आ गया 18.4, यहाँ पर भी 4, चले 0.4 था बच्चों। 18.4, 168.4, 168.4, ये भी 18.4 था, ये भी 18.4 था, ये भी 18.4 और ये भी 18.4। तो बदला कुछ नहीं, बस 0.1 का फर्क था, वो मैंने रिमूव कर दिया। मैंने 278 में से 168.4 माइनस करना था, तो 278 माइनस 168.4। अब मुझे बता दें टोटल हमारा आंसर कितना बना। टोटल कर लें कि बाद में करें? बाद में करते हैं यार। एडवांसेस को पोस्ट करते हैं, वो हमने वर्किंग से लेके आए। एडवांसेस कितने हैं हमने फाइनल भी कर लिए थे, 37, 45 माइनस 8 था एक्चुअली। ठीक हो गया बच्चों? अब चलते हैं आगे। हमने सारी वर्किंग पोस्ट कर ली अपनी, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी बाकी नहीं बचा, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दिस एडजस्टमेंट वाली बात रहती है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन 10% है, डेट गिवन नहीं है, तो पहले दिन लिया। 120 लोन है, तो 120 का 10% 12 रुपए इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। अब देखेंगे क्वेश्चन में कोई और है इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंशियल चार्जेस कुछ भी, तो उसने फाइनेंशियल चार्जेस दिए हुए हैं 10 रुपए के, तो 10 जो ड्यूरिंग द ईयर था वो पे हो गया, ये पेड फिगर है। इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, 2 पेएबल बचा, 120 का 10%। अब बच्चों देखिए, मैं बोल के फौरन डायरेक्ट सारा क्वेश्चन करवा देता हूँ वहीं पे, ठीक है, लेकिन क्यों आपको बार बार ये करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि यार फिगर कैसे आई है। 120 का 10%, 12 प्रॉफिट एंड लॉस है, 10 ट्रायल में पड़ा है, 2 पेएबल है। तो हमारे पास क्वेश्चन में बड़ा इसकी एंट्री बनी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। कौन सा पेएबल? इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। इंटरेस्ट पेएबल एक लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटीज में चली जाएगी, कितने की? 2 रुपए की। एक्सपेंस को ऑलरेडी इसमें डेबिट करके इनकम स्टेटमेंट की फिगर आ गई हुई है, ये इनकम स्टेटमेंट की, ये पेएबल वाली बैलेंस शीट की। 12 और 2, 12 और 2, 12 और 2, 2 वाली फिगर आ गई यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज में। इंटरेस्ट पेएबल 2 का, इंटरेस्ट पेएबल कितने का? 2 का। और हमारे पास आ गई फाइनेंस एक्सपेंस में इंटरेस्ट एक्सपेंस, हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर आ गया 12। ये था जी बच्चों हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं पोस्टिंग की तरफ। चलें भाई, सबसे पहले अब हमने सारी वर्किंग कर ली, अब हमने क्वेश्चन को ओपन करना है और ट्रायल की फिगर्स को पोस्ट करना है। कुछ चीज़ें हमारी जो पेंडिंग है उनको अब हम यहाँ पे क्वेश्चन से मैं बात उठाऊंगा कैसे लेके चलना। कैपिटल 120 का, ड्राइंग्स 80 की। आए लिख के आते हैं 120 और 80, ये 2 फिगर्स हो जाएंगी इस तरह, 120 और 80। कैपिटल 120 का, ड्राइंग्स 80 यहाँ पर आई, टोटल बन गई 81। अब आगे चलते हैं। एसेट्स की कॉस्ट होगी, क्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमने क्या कहा था? एडजस्टेड आया करेगा। क्या आया करेगा? एडजस्टेड। कहाँ से? इसके लेजर से। आए क्लोजिंग इन्वेंट्री के लेजर में चलें, ये रहा। क्लोज नहीं किया था, खुद नहीं करवाया था मैंने, तो अनएडजस्टेड कितना है वो देखेंगे पहले। अनएडजस्टेड था 170, 170 अनएडजस्टेड था, टोटल बना 175। 175 से हमने 15 और 1 16 और 2 18 रुपए माइनस किए। मुझे इन्वेंट्री की फिगर बता दें। 157, ये बैलेंस शीट में जानी है। कितनी जानी है? 157 बैलेंस शीट में जानी है। और बैलेंस शीट में कहाँ पर जानी है बच्चों? क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रही, कितनी? 157।
आ जाए बच्चों। अब हमने देखें क्या किया, एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ, उधर से चलते हैं, उसके तरतीब से चलेंगे बच्चों। ट्रेड डेटर्स 412, इसका डेटर का जितना काम था हमने कर लिया, अलाउंस का काम कर लिया, लिख दिया। एडवांसेस हमने 45 में से वो एडजस्ट 8 करके लिख दिए। कैश एंड बैंक 20 रुपए नहीं लिखा। ट्रेड क्रेडिटर्स 240 नहीं लिखे। चलो एक दफ़ा कैश एंड बैंक लिखो 20 रुपए, फिर वापसी आते हैं। कैश एंड बैंक कितना, 20 रुपए। अब हम जाते हैं इधर, कितना, ट्रेड क्रेडिटर्स और एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स, ये दोनों लिखते हैं 240 और 28। एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स का मतलब बाकी सारे, 240 और 28। 240 और 28 ये इधर आ जाएगा, 240 जमा 28। अभी फाइनल नहीं करते इसे, कोई और भी आ सकती है आइटम, एडवांसेस वगैरह आ सकते हैं। आगे चलें। अब हमने लिखना है सेल को 750, साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी फाइनल करके ना ले जाएं। चलो बच्चों, 304 थी अनएडजस्टेड, 304 थी अनएडजस्टेड, 304 जमा 2 306, 306 में से 5 गए तो 301 एडजस्टेड क्लोजिंग आ गया। तो 301 कॉस्ट ऑफ सेल्स है, वो लंबा फॉर्मेट नहीं बनेगा, डायरेक्ट लेजर से फिगर आ जाएगी 301, और यहाँ से 750, 750 और 301। रेवेन्यू कितना, सेल 750 की, और देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने कहा वर्किंग नंबर 8 से उठा के लाया हूँ, और वर्किंग नंबर 8 से डायरेक्ट फिगर आई है 301। तो डायरेक्ट इधर ही लिख देता हूँ -301। रेवेन्यू जब टोटल करेंगे तब उसकी बात करेंगे, अभी हम देखते हैं, अभी बाकी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ तक बच्चों पहुंच गए थे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। एडमिन एक्सपेंस अब बच्चों याद करो, हमने इसमें से इसकी वर्किंग रेंट एक्सपेंस माइनस करके लिख दिया, बैड डेट एक्सपेंस हमने लिख दिया, फाइनेंशियल चार्जेस कर लिए, मिसलेनियस इनकम कर ली। वेरी एक्सीलेंट, हमारा पूरा क्वेश्चन माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको जल्दी से टोटल करना है। 750 और 1 में से 1 माइनस हुए तो 749, 749 में से सेल रिटर्न 7 की गई, 0 डिस्काउंट लाओ। अब मुझे बता दें इसकी वर्किंग कितनी आई। डिस्काउंट अलाउड 749 में से बच्चों 7 गए, 742 आ गए। अब आगे चलें, कॉस्ट ऑफ सेल्स 301 पोस्ट कर दी, ये 742 आ गया, 742। क्वेश्चन बाकी प्रोसीड कर रहे हैं। सेलिंग एक्सपेंस बाकी सारा कुछ नहीं आया क्वेश्चन में, 17.82 आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आज हमारे पास कोई भी नहीं आया। एडमिन एक्सपेंस बस 3 ही आए, जगह देखो मैं छड़ी हुई, 15 जमा 126 जमा ये आ गया 18.5। यार ये 18.5 भी डेप्रीसिएशन 18.4 थी, अगर आपको याद हो, ये हमने सही नहीं दी यहाँ पे, 18.4। चलें भाई, बता दीजिए मुझे कितना बने हैं। ये बन गया 126 जमा 15 जमा 161.4, इधर से ये 41, इधर से ये 12। तो पेपर में इतनी वर्किंग नहीं करनी, पेपर में तो डायरेक्ट लिखते रहे हमने, ठीक है। इसके ऊपर एक वीडियो दूंगा फाइनल अकाउंट स्टैंड पे कि कैसे डायरेक्ट वर्किंग होती है, हमने कैसे पेपर में करना है। 742 में से 301 माइनस कर दें, 742 से 301 गए बच्चों, 441 आंसर आ गया। सेलिंग एक्सपेंस एक ही है, बैड डेट एक्सपेंस 17.82 का। डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं है आज। एडमिन की फिगर हमारे पास है -161.4। टोटल मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया बच्चों 261.78। अदर इनकम हमारे पास यहाँ पर लिखी माइसलेनियस इनकम 41 रुपए की। फाइनेंशियल चार्जेस हमारे पास हैं 12 रुपए के, ये देखें।
तो टोटल हमारे पास आ गया अब आंसर 290.78। 290.78, ये 290.78 नेट प्रॉफिट में चली गई। टोटल बाद में करते हैं, इधर आ जाए। 278 में से 168.4 हमने माइनस किए, तो हमारे पास आंसर बन गया 109.6। 109.6। 394 में से 11.82 माइनस किए तो आंसर आ गया 382.18। 382.18। प्री पेमेंट्स ये 18 रुपए की एज इट इज आ गई, एडवांसेस आ गए, कैश एंड बैंक आ गया। तो इस पूरे डब्बे का टोटल कर दें, ये बन गया 614.18। अब ये 109.6 और ये 614.8 कितना बन गया बच्चों? 723.78। इधर आ जाए, 120 जमा 290.78 माइनस 81, ये बन गया 329.78। लॉन्ग टर्म लोन हमने लिखा नहीं था, 120 के ऊपर 10% लगाया था, अगर आपको याद हो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो 120 लॉन्ग टर्म लोन हो गया। 4 जमा 240 जमा 28, ये बन गया 272, 240, 20, 272। शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, बैंक ओडी नहीं है, टोटल बन गया 274। तीन आइटम्स को जमा करना है, 329, 120 और 274। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आंसर मैच हो गया 723.28। ये 28 के 78, सॉरी ये 7 है तो 7, 723.7, 723.78 ना। बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों, इंशाल्लाह मुलाकात होती है परपेचुअल के एक और क्वेश्चन के साथ। मुझे वैसे पर्सनली परपेचुअल ज़रा इजी लगता है, मैं कहूँ तो, क्योंकि परपेचुअल पेपर में ज़रा पूछता भी वो ज़्यादा है, उसका फेवरेट है परपेचुअल। तो मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।